और संघ में लोगों को संघ की बात को बता करके संघ में लोगों को लाएंगे, तो ये जितनी परेशानियां आज समाज में देखने को मिल रहा है, जो कठिनाइयां में झेलनी पड़ रही है, वो उससे हम यही बचेंगे। फिर मैंने किताबों में समर ग्रंथ में मैंने पढ़ा, पोर्टल पर हमारे वक्ताओं का वक्तव्य उनमें मैंने सुना संगठन की बात, और एकदम जाके एकदम फिट मैच बैठा, एकदम बराबर बैठा कि संगठन में क्या क्या होता है। और लोग बहुत लड़ाई लड़ते हैं समाज के लिए, संगठन जाता है, आंदोलन करता है, ज्ञापन देता है, और उसके बाद रिजल्ट कुछ नहीं आता, बात ही खत्म। और कोई भी अपनाए, कोई भी हमारे अधिकार जो चले जा रहे हैं वो तो जाते जा रहे हैं, तो ठीक होता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ समझी। मैं खुद संगठनों में जाती थी, मैं खुद संगठनों में मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया, तो मैं इसका फर्क देखी संघ और संगठन का। तो मुझे जाके कहीं लगा भाई संघ ही हमें बचा पाएगा। मैं समन कमलेश रत्नाकर गवर्नमेंट टीचर हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ। समर संघ में 4 सालों से जुड़ी हूँ। संघ में समरों को जोड़ने की बात करती हूँ, जोड़ने का काम करती हूँ। संघ के आदेशानुसार आज संघ की बात कहना चाह रही हूँ। समर संघ का कार्य है समरों को इकट्ठा करना। हमारा समर संघ का मुख्य फोकस है कि हम सब जुड़ जाएं, इकट्ठा रहें, यही हमारा काम है। इसलिए इकट्ठा करना कि समरों का वर्तमान भविष्य सुखमय हो। सुखमय जीवन अन्य लोगों की तरह हमारा भी हक है। संघ का हित जुड़ना और जोड़ना में ही है। हमारा काम समर पहचान बताना, जो अपनी पहचान समर इस बात को नहीं जानते, अर्थात जो समर अपनी पहचान, वास्तविक पहचान को नहीं जानता है, उसको बताने का कार्य करना। जो अपनी पहचान समर नहीं जानते उनको बताना, और जो समर पहचान जानते हैं उनको भी जोड़ना, अर्थात जुड़ना और जोड़ना। इस कार्य में हमें 2 प्रकार के लोगों से मुलाकात होगी, 2 प्रकार के लोगों को जोड़ना है। एक वह जो जानते हैं कि मैं समर हूं, समर क्या है, और वह लोग जो समर होते हुए भी समर शब्द से अनजान है। समन तो है पर समन शब्द से अनजान है। तो अनजान समणों को जोड़ने के लिए यह बताना कि समन क्या है और वमन क्या है। समन और वमन का जो बड़ा अंतर है, बड़ा फर्क है। समन वास्तविक है और जो वमन है वो हमारी मूल संस्कृति, समन संस्कृति से कितना अलग है, इस चीज का जानना जरूरी है, जो अनजान लोग हैं उनको। तो यह बताने का काम हमारा समर्थन करता है, हम सभी संगी करते हैं। और जोड़ने के लिए, समरों को जोड़ने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह अपनी समर पहचान को जाने। जब वह समर और वमन का फर्क जान जाएगा और अपनी पहचान, प्राचीन पहचान समर को समझ जाएगा, तो संघ में आसानी से जुड़ जाएगा। उन्हें जोड़ने में हमें आसानी होगी। हम उनको जोड़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, हमें कठिनाई का सामना करना होता है। जो जानता है कि मैं समर हूं, वो जानता भी है कि मैं समन हूं, अपनी संस्कृति को भी जानता है, और अपनी वमड़ों से वह कितना अलग है यह भी जानता है। इसका उदाहरण मैं संगठन में रहे लोगों का की तरफ इशारा करती हूँ। वो जानता है कि वह समण है, वह संवैधानिक बात भी करता है, वह समणों के अधिकार की भी बात करता है, और नाना प्रकार के उसके अंदर, अर्थात वह उस तरह का खाली ब्लैंक, खाली अर्थात ब्लैंक ब्लैक बोर्ड है, और ऐसा ब्लैंक बोर्ड जिसमें कुछ लिखा नहीं है, जिसमें कुछ लिखा नहीं है, ऐसे समणों को हम अपनी बात वहां पर लिखेंगे तो हमें कोई कठिनाई नहीं जाएगी। लेकिन जहां लिखा हुआ ABC लिखा हुआ पहले से है, ऐसे दिमाग में
हम समण की बात को लिखने के लिए सबसे पहले हमें उससे पहले लिखी हुई एबीसी को हटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। अर्थात जिसमें एबीसी लिखना है वह खाली हो तो सरल है, और लिखा हुआ को पे लिखना उतना ही कठिन है। तो क्या लिखा है पहले से? एबीसी जिसमें लिख चुका है वो क्या, कैसा एबीसी है? जाति, धर्म, पद की लालसा, चेहरा चमकाना, अंधभक्ति, मंच, माला, केवल व्यक्तिगत लाभ, केवल स्वयं की उन्नति, समाज के लिए कोई लेना देना नहीं। हाँ, मुंह पे कहेंगे कि मुझे समाज से बड़ा लगाव है, मैं तो समाज का भी चिंतक हूँ, लेकिन इस बहाने वो सिर्फ अपनी उन्नति अगर सोचता है तो इस प्रकार का लिखा हुआ एबीसी को जब तक हम नहीं मिटा देते तब बात नहीं बनेगी। और बात तो तभी बनेगी जब उसके अंदर ये जो सामाजिक जितनी गलत बातें जो एक पूरे समाज के हित के पक्ष में नहीं होता है, उस चीजों को मिटाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। महापुरुषों, गुरुओं, संतों के समय, अलग अलग समय काल पर वह परिस्थितियां खराब थी, सामाजिक परिस्थितियां में बहुत सारी दिक्कतें थी। इस बात का सबूत है कि तब महापुरुषों ने हम समणों के लिए उन्होंने चिंता किया, समाज को सही करने का उन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाया। इसे नाना प्रकार के कई परिस्थितियों में हमको देखने को गुरुओं के, संतों के कार्यों को हम जानते हैं। तो उस समय स्लेट खाली था, जैसे अभी मैंने कहा ब्लैक बोर्ड। तो जब कुछ लिखा नहीं था, खाली था, परिस्थितियां ऐसी थी, तब हमारे गुरुओं ने आसानी से जोड़ा भी, हालांकि वहां भी बहुत कठिनाइयां जाती थी, लेकिन थोड़ा सा आज के समय में महापुरुषों, संतों की जो संघर्षों का परिणाम आज हमारे कुछ समणों में लिख गया है एबीसीडी की तरह, तो आज मिटाना नहीं चाहते और सही बात को लिखना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते। तो ये इसीलिए थोड़ी सी कठिनाई जाती है। अब मैं बाबा साहब का उदाहरण देना चाहूंगी। बाबा साहब विदेश से पढ़कर आए थे, सूट पहने, बढ़िया जूता, टाई, कपड़े, ऐसा अच्छा एक प्रतिष्ठित वेशभूषा, दिखने में, बोलने में, समझने में, सारी चीज में। तो वो उस समय लोगों के बीच ऐसे जाते थे कि उनका उनके बीच में बैठकर उनके हित की बात करना, उनके साथ भोजन करना, उन्हीं की भाषा बोलना, ऐसे मिलते थे जैसे एक भाई, एक पुत्र की तरह लोगों से वह मिलते थे। इन सारी चीजों से समाज बाबा साहब को काफी कुछ ऑब्जर्व करते थे, सुनते थे, मानते थे। और वही बात मैं बोली, खाली कोरा कागज की तरह, इतना साफ मन। तो बाबा साहब उनको जो बताते थे समाज सुनता भी था, और समाज यह भी समझ गया कि बाबा साहब का एक एक कथन समाज के हित में है, और एक एक फैसला, अर्थात हर फैसला बाबा साहब का समाज के हित में है। तो बाबा साहब से पहले भी हम देखते हैं संत कबीर, संत रविदास, संत गुरु घासीदास, गुरचंद ठाकुर, महात्मा फुले, कुछ संत तो पढ़े लिखे थे, कुछ कम पढ़े लिखे थे, और कुछ बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। यानी देखा जाए तो पढ़े लिखे ना होते हुए भी किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे। इनकी सामाजिक जो सोच थी इतनी परिपक्व थी कि किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे, और समाज इनके अनुयायी बनते जा रहे थे, क्योंकि इनकी सामाजिक जो सोच है वो इतना परिपक्व था कि समाज आराम से सुनता था और सही मानता था, और वो सही होता भी था। वह समाज की चिंता करता, समाज का दुख समझता, और समाज की बुराई को दूर करने के लिए बिना स्वयं की परवाह किए सभी संतों को मैं याद करते हुए यह बात कहूंगी कि इनकी जो सामाजिक आंदोलन था, विचार था, वह एक जैसे ही था। समाज के दुख दर्द को समझना, समझ करके कहाँ पे ठीक करना है, क्या चाहिए समाज को, उसको सत्ता से, जो भी सत्ता में बैठा रहता था उससे मांगना, अपनी हक की बात करना और लोगों को समझाना, ये सब काम वो अपनी परवाह किए बगैर करते थे। इस रास्ते पर, इस मार्ग पर चलते चलते संतों को, महापुरुषों को न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लोगों को इकट्ठा उन्होंने फिर भी किया,
पढ़ाया, सिखाया, अधिकार सुरक्षित किया। आज संविधान में हम इस उदाहरण को पाते हैं कि अलग-अलग महापुरुषों ने हमारी एक-एक सामाजिक जो हमारी ज़रूरतें थी, संसाधन की मैं बात करूँ, हमारी अधिकारों की बात करूँ, तो एक-एक बातों को उन्होंने ऐसे समझ-समझ करके हमारे लिए उन्होंने माँगा। साथ ही साथ हमको शिक्षित करने का काम किया, पढ़ाया, सिखाया, अधिकार बताया, अधिकार को सुरक्षित भी किया। और इस कार्य को करते-करते न जाने हमारे कितने गुरु, कितने संत शहीद भी हुए। वो और जीते। वो अपने जीवन को सुखी भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना किया। अब जिन समणों के दिमाग में एबीसी लिखा है, उसमें अगर यह लिख जाए कि सबका हित, समाज का फ़िक्र, सबका विकास, सिर्फ अपना ना देखें, समाज को भी देखें, समाज समाज ग्रोथ करेगा तो हम तो उसी समाज के हैं। मिल-बाँट कर खाने की तो हमारी प्राचीन सभ्यता है, पुरानी आदतें हैं। तो आज हम उसको कैसे भूल सकते हैं? हम अपने पीछे अपना समाज को भी देखें, तो यह सोच अगर हम रखते हैं तो इकट्ठा होने में हमको समय नहीं लगेगा और हम सभी जुड़ जाएँगे। तथागत बुद्ध ने लोगों को सामाजिक तौर पर जागरूक करने के लिए उनकी दुःख, उनकी पीड़ा को समझकर उस दुःख को कैसे लोगों का दुःख दूर हो, इस चीज़ की खोज के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, उसने पूछा, भगवान आप सारे दुखों से मुक्त हो गए हो और सारे सवालों का जवाब भी दे देते हो। लोग आपकी बातों से सहमत हो जाते हैं। आपकी बातें इतनी अच्छी होती है कि हर एक बात को सुनकर लोग सहमत हो जाते हैं, आपका अनुयायी हो जाते हैं और वह आपका अनुयायी हो जाता है या तो वह आपसे मिलने के बाद संघ में आ जाता है या उपासक भी बन जाता है और शीलों का पालन भी करने लगता है। तो भगवान आप बताएं, आप बुद्ध बन गए हैं, अब आपने क्या पाया? आप अब क्या पा गए? तो बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं पाया और जो बचा है, जो बच गया है मेरे पास जो है, वह मैं हूँ। मैंने क्या खोया? वो अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने खोया राग, मोह, लोभ, द्वेष, वासना, बैर, घृणा, कुतर्क, ये सारी चीज़ों को मैंने खो दिया और यह सब छोड़ने के बाद बचता ही क्या है? वो है प्रेम, मैत्री, करुणा, बुद्धिता, क्षमा, दया। ये ये वही है जो बच गया है, वो मैं हूँ। अब जो मैं हूँ, वही तो मैं बचा हूँ। तो मैंने क्या खोया, क्या पाया आपको बता दिया, ऐसा कहते हैं। अर्थात बुद्ध कहते हैं कि मैं सारी चीज़ों को छोड़ दिया, वो सब खो दिया मैंने और पाया तो सिर्फ़ जो मैं दिख रहा हूँ, जिसमें सिर्फ़ करुणा है, दया है। मैं सिर्फ़ मैं हूँ, जो दिख रहा हूँ आपको, ऐसा कहते हैं। तो आज बहनों, क्योंकि आज महिला विशेष है, तो मैं ये कहना चाहूँगी हम बहनों को कि समर संघ में जोड़ने के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे पुरखों ने हमें क्या सिखाया? क्या ऐसी बातें बोले जिससे समाज को जोड़ने में कारगर हो और जोड़ने का सही अच्छा माध्यम हो? वह है लोगों के बीच घुल-मिल जाना। जिस शीलों को हम सुनते आए हैं अपने महापुरुषों से, आज भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, आचरण करते हैं। तो उस शीलों के साथ हम लोगों के बीच जाएँ। शीलों का पालन तो सबसे पहले हमको स्वयं के लिए करना है और संघ हमें नियम बताता है। 10 नियम है हमारे। हम रोज़ 10 नियम को यहाँ पर चर्चा करते हैं और उसका नियमों का हम अपने जीवन में आत्मसात भी हमने किया है, हम पालन भी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अपने जीवन में हम जीते हैं, तो यह समाज हमें ऑब्जर्व करता है। चाहे वह अशिक्षित ही क्यों ना हो, वह बिना पढ़ा-लिखा क्यों ना हो या ज़्यादा पढ़ा-लिखा भी हो तो भी वह अशिक्षित हो, शिक्षित हो या अज्ञान,
वह हमको ऑब्जर्व करता है, हमारी जीवन शैली को बहुत बारीकी से ध्यान से देखता है, हमारी सारी अच्छाइयों का वह अनुकरण करता है। तो हम जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें अंतर करता है समाज। मतलब हम वही करें जो हम कहते हैं, तो जो हमारी कथनी और करनी को जोड़कर देखता है यह समाज। तो हमें सिलवान बनना है, संघ के नियम के अनुसार जीवन जीना है। बाबा साहेब या हमारे संत गुरु जो कहते थे वो वैसा ही करते थे, जैसा कहते थे वैसा ही करते थे। बाबा साहेब लोगों के बीच जाते थे, तब प्रेम से जो भी खाने को जिनके यहाँ बैठ गए, जहाँ जिस समाज में वो चले गए, वहां उनको प्यार से, बड़े प्रेम से उनको कुछ भी मिल जाता था, चाहे कोई चाय ही दे दे, पानी ही दे दे, वो लोग जैसे बैठे रहते थे वैसे ही बैठते थे। उनके अंदर अपनी जो ज्ञान था, वो विदेश से पढ़कर आए थे, उनकी पर्सनालिटी हम आज भी हम देखते हैं तो हमको उसमें भी संदेश मिलता है। कहते हैं कि ऐसा बनो, आप लोग ऐसा पहनने, ऐसा बनने के अधिकारी हो। आप हमेशा लंगोट में रहने का नहीं है आपको। हमको उनकी पर्सनालिटी से भी यह शिक्षा मिलती है, उनकी उनकी एक एक कार्यों का तो नहीं, उनको देख के भी हमको बहुत कुछ शिक्षा मिलता है कि हमें भी ऐसा जूता पहनना है, ऐसा पेंट पहनना है, ऐसा कोट पहनना है, ऐसा टाई पहनना है, ऐसे शिक्षित रहना है, ऐसे पढ़ना है, इनके जैसा बनना है। ये सारी चीजें हम बाबा साहब को सिर्फ देख करके हमको शिक्षा मिलता है। तो बाबा साहब वहाँ इतने अलग होते हुए भी, इतने खास होते हुए भी लोगों के बीच वैसे ही जमीन पर बैठना, अगर उनके पास चटाई है तो उसमें बैठना, खाट है तो उसमें बैठना, उनकी रूखी सूखी जो भी प्यार से वो भेंट कर रहे हैं उसको निराश नहीं करते थे। भले वो थोड़ा सा खाते, छोटा सा खाते, लेकिन ऐसे घुलते मिलते थे जैसे कि उनका अपना सगा हो, और वह उनको, उनके मन को जीत लेते थे वहीं पर। तो बाबा साहब के अंदर जो इतना ज्ञान था, उसका रत्ती भर उनके अंदर कोई अहंकार कभी भी नहीं दिखा। वो, उनकी जैसी ठोकरें हम अभी नहीं खाए हैं, उनकी जैसी समस्या को हमने नहीं देखा है। हम तो कुछ भी नहीं है, महापुरुषों की जो संघर्षों को हम देखते हैं तो हम तो बना बुनाया एक सुरक्षित भोजन, एक सुरक्षित संसाधन दिया हुआ, जिसको हम विरासत से मिला कर सकते हैं, सब चीज हमको मिल गया महापुरुषों की संघर्षों के कारण। तो जब हम बहने या कोई भी संघी लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों के बीच अगर हम बात करेंगे तो दोनों प्रकार के समरों से मिलेंगे। एक तो अहंकार से लिप्त है और एक कोरे कागज की तरह। तो अहंकार से लिप्त व्यक्ति हमको वैसा भाव नहीं देगा, जैसा हम अगर हम सोच के जाएंगे कि हम तो बहुत अच्छी बात करेंगे तो हमको बहुत प्यार मिलेगा वहां, बहुत अच्छे से बिठा लेगा भाई हमको, हमारी बात आराम से सुनेगा। ऐसा नहीं है। वहां पर हमको माता सावित्री को जैसे गोबर और कीचड़ मिलता था, हाँ, ऐसा भी मिल सकता है। मैं तो पर्सनली इस बात को अपने व्यक्तिगत अनुभव में मैं कहूंगी कि हमें ऐसा मार मिलता है जब हम समाज के बीच जाते हैं। खैर, ये तो है अलग बात, पर यह बात भी हमसे जुड़ने जोड़ने से काफी जुड़ी हुई बात है। तो दो प्रकार के लोग से जब हम मिलेंगे तो वहां पर हमें शीलों का आचरण करते हुए बात करना है। वहां पर भी हमको गुस्सा नहीं करना, या अरे मैं तो इतना अच्छा बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ तो भी ये इतना भड़क रहा है, क्या बोलो इसको, ऐसा नहीं। हमको कितना प्रैक्टिस करना है, कितना अपने जीवन को बदलना है, अपने आचरण को बदलना है कि हम हमको कितना सरल होना होगा। हम अपने महापुरुषों से यही सीखना है, लोगों की परिस्थिति अनुसार उनकी मदद करना। जैसे कि ऑफिसों में किसी का कुछ काम नहीं हो रहा है और हम उस ऑफिस से थोड़ी जान पहचान है हमारी। अ, मैं ही एक उदाहरण देती हूँ कि एक बहुत ही गरीब महिला का को मैं सुनी संघ में, तो जितना से हो सका मेरे से उनके लिए उसके राज्य यानी कि इसी छत्तीसगढ़ की बात मैं करूँ, उनके लिए राशन कार्ड का व्यवस्था करा देना, जो मेरे बस में था मैंने उनके लिए किया। और ऐसे कितने भी, मैं बड़ा काम नहीं कर पाई हूँ ना, बड़ा काम कर भी नहीं पाऊंगी शायद तक, लेकिन हम उतना जरूर करें जो हमारे बस में है। जैसे कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित, अगर अगर मुझे गणित आता है, मेरे समण बच्चों को मुझे गणित सिखाना चाहिए। अगर मुझे पढ़ाना लिखाना आता है तो मैं ट्यूशन करा दूं, बच्चों को थोड़ा समय दे दूं, मैं बहनों को बीच जाऊं। समाज में अगर कई प्रकार की रोजगार व्यवसाय
पारिवारिक सामंजस्य या अन्य कोई कई प्रकार की समस्याएँ जिसका हल हमारे वश में अगर है, थोड़ा भी, तो हम ज़रूर करें। जिस क्षेत्र में हमारी नॉलेज या पहुँच या मतलब पहुँच या जान-पहचान अगर अच्छी है, तो उसको करें। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी स्कॉलरशिप में दाखिला या एडमिशन करा देना। अगर ये हम हमारा नॉलेज है, जैसे हम टीचर हैं, तो अपने क्षेत्र का काम को अपने विभाग का जानते हैं, तो लोगों को बता दें। और हम अगर वकील हैं, तो हम लोगों को जागरूक करें उनके अधिकारों के बारे में, उनकी थोड़ी बहुत जो हमारे बस में है उतनी मदद ज़रूर करें। इस तरह से हम डॉक्टर हैं, तो हमारा संघ में देखने को यह मिलता है कि आकर के पोर्टल पर या एक फ़ोन पर भी करते हैं, उनको बताते हैं। तो ऐसा भाव हमें हमें होना है हर समड़ों में, हर संधियों में, अर्थात सभी में। छोटा से छोटा, थोड़ा से थोड़ा मदद अगर हम करते हैं, तो लोगों से हम जुड़ते जाएँगे। ऐसा नहीं है कि हम सारा काम छोड़ के बिल्कुल उनकी मदद करने लग जाएँ, ऐसा नहीं है। अपना भी घर देखना है, खुद को भी देखना है। जितना यथासंभव हो उतना ही मदद हमें करना है और हमसे लोग जुड़ते जाएँगे। हम बहनों में एक खास विशेषता है कि हम देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा जुड़ाव, कनेक्टिविटी होती है हमें और जब हम महिलाएँ महिलाएँ कहीं पर भी मिलती हैं तो एक-दूसरे का साड़ी, कपड़े, गहने और नाना प्रकार के जो भी वेशभूषा है उस पर हम काफ़ी चर्चा करके एक-दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं। जैसे कि शादी-ब्याह, सामाजिक कार्यक्रम या कहीं पर भी हम ऐसे अवसर पर मिल जाते हैं तो बातों-बातों में हम जल्दी घुल-मिल जाते हैं और मेल-जोल बढ़ाने लगते हैं। तो ऐसा काम हम करें, ये तो हमारे लिए कितना अच्छा अवसर होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम बहनें ज़्यादा जुड़ जाती हैं, कहीं पर भी समाज से और ख़ासकर बहनें-बहनें तो और जल्दी से जुड़ जाती हैं। तो आपस में हम अपने रिश्तेदारों को भी समय-समय पर हाल-चाल पूछें। सबसे पहले वही है कि हम तो सबसे पहले अपना घर भी देखें, अपने लोगों को भी हालाँकि हम बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताते। हम तो सबसे पहले अपने घर पर ही बताते हैं, अपने परिवार और रिश्तेदारों में ही बताते हैं। लेकिन अगर वो आसानी से नहीं आ रहा है या थोड़ा-सा देरी लगा रहा है समझने में, तो हाल-चाल पूछते हमको वहाँ नाराज़ नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है कि नहीं, वो जानता नहीं है इसके लिए नहीं आ पा रहा है जल्दी। जब जल्दी जान जाएगा, समझा लेंगे हम, तो समन-पहचान को जानेगा तो वो अपना घर, अपनी पहचान पर वो क्यों नहीं वापस आना चाहेगा। संघ की ताकत समझेगा, संघ की महत्व को समझेगा तो ज़रूर आएगा। तो ये ऐसी बातें हैं और हम अपने लोगों में बात करते-करते इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि उनका समय खराब ना हो, वो बोर भी ना होएँ। इस चीज़ को भी हमको देखते जाना है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि संघ हमें बचाता कैसे और इसका फ़ायदा मतलब संघ हमें फ़ायदा कैसे दिलाता है। तो इस बात को हम जंगल या प्रकृति का नियम से हम सीखते हैं कि जो झुंड में रहता है, उसका शिकार नहीं होता, बल्कि झुंड से जो अलग होता है, उसका शिकार हो जाता है और वो मारा जाता है। एक गाँव की मैं बात बताऊँ बहनों, चारों तरफ नाला से घिरा था वह गाँव और सरकार से बार-बार गुहार लगाने, माँगने पर भी पुल नहीं बन पा रहा था। उनको बरसात के दिनों में बहुत कठिनाई होती थी। वो तो गाँव से मेरा लगा हुआ गाँव है, लगभग मैं वैसे ही गाँव में मैं भी रही हूँ। मैं वहाँ की परेशानी को खुद झेली हूँ, तो जानती हूँ मैं। मेरा ये अपना आँखों देखा ये चीज़ है। इस उदाहरण को मैं याद करती हूँ और बताती भी हूँ। तो उस गाँव के लोगों ने सोचा कि नहीं अब तो ऐसे बात नहीं बनती है। हम अकेले-अकेले माँगते हैं, ज्ञापन देते हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो उन्होंने निर्णय लिया, एक मत होकर, एक राय होकर उन्होंने सिर्फ़ संघ की तरह पूरा गाँव इकट्ठा हो गया और उन्होंने अपनी जिद पर आ गए कि हम तो अगर हमको पुल नहीं मिलता है तो हम चुनाव बड़ा से बड़ा चुनाव जैसा विधानसभा चुनाव का भी वो हम बहिष्कार करेंगे करके उन्होंने मीटिंग बुलाई और उन्होंने ऐसा किया। पूरे गाँव के लोगों ने मिलकर इकट्ठा हो गए और वो शासन प्रशासन को गाँव में घुसने तक नहीं देते थे। इलेक्शन समीप आया, करीब आया तो पोलिंग बूथ तक को उन्होंने बैठने नहीं दिया। देखिए एक गाँव जब एक हो गया तो शासन प्रशासन को भी सोचने पे मजबूर कर दिया और फिर शासन प्रशासन ने आश्वासन दिया कि नहीं शांति बनाए रखें जो संवैधानिक कार्य है उसको होने दें। प्रॉमिस किया गया वहाँ पे कि आपका पुल बन जाएगा और कुछ दिनों में बनने का काम भी शुरू हो गया, बना भी पुल। तो इससे हम यही सीखते हैं संघ की ताकत को कि जहाँ हम संघ में आ जाते हैं, हम एक मत में हो जाते हैं, एक राय में हो जाते हैं, तो हम जीतते हैं, अपना काम बना लेते हैं।
तो ये है संघ की ताकत। संघ हमको इस तरह से बचाता है, हमारा फायदा कराता है। संघ अपनी बात मनवाना अच्छे से जानता है। एक गांव इकट्ठा होकर जब अपना फायदा करा लिया तो सोचिए पूरा देश का संबंध जब एक विचारधारा से जुड़ जाएंगे तो अपनी बात मनवाएंगे कि नहीं? बिल्कुल मनवाएंगे। गांव में लोग गांव की समस्या को आपस में मिलकर सुलझा लेते हैं। जिस गांव में लोग एक मत में रहते हैं उस गांव को बाहर के लोग कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। आज के समय में देखने को मिलता है कि अलग अलग मतों में रहकर एक ही मोहल्ले में लोग एक दूसरे से अजनबी जैसा रहते हैं। इसी चीज को हमको समझना है। आज देश में धर्म के नाम पर लड़ते हैं लोग। सुना है उस समय, मैं ये मेरी सुनी बात है, उस समय में मैं वहां पर देखी तो नहीं हूँ पर पढ़ी हूँ, सुनी हूँ लोगों से, समाचारों में लोगों से खास करके मैं इस चीज को सुनी हूँ जिसको मैं बताना चाहूंगी कि बुद्ध विहार को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया, उसे तोड़कर मंदिर बनाया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि बुद्ध विहार, फिर उसी में मस्जिद, फिर मंदिर। मतलब अब क्या बोले इसको, इसी को तो कहते हैं कि अ, जिस बात पे हमको रहना चाहिए उससे हम भटक करके किस किस बात के लिए हम यहाँ लड़ रहे हैं, यही समझ में आ रहा है। तो उस समय कितना नुकसान हुआ, लड़ाई झगड़ा, माहौल खराब, दंगे फसाद। अब इसमें मारा कौन जाता है, कौन मारा गया होगा? सिर्फ शमन वमड़ों का काम है ऐसे फसाद करवाना, लड़वाना, हमें बिखेरना। वो तो अपने उसमें कामयाब हो जाते हैं और हम इस चीज को समझ नहीं पाते। तो हमारा संघ किसी प्रकार का जाति का बात नहीं करता, जाति का प्रैक्टिस नहीं करता है, हमारे गोल्डन रूल में भी है। और जाति के नाम पर वमन हमें बांटने का काम हमेशा किया है। इस चीज को हम समझ जानने लगे हैं अब। तो हम क्यों ना अब एक हो जाएं। बांटने का काम करने वाला बांटता चला गया, खूब बांटा, पर अब हमारा काम है इकट्ठे हो जाना। जैसे मैं एक उदाहरण और बताऊंगी। मेरे छत्तीसगढ़ में संत गुरु घासीदास जी ने 64 जातियों को जोड़कर एक सतनामियों बनाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमें समेटने का काम किया। फिर भी हम जाति व धर्म के नाम पर बटे हैं। हम मतलब संविधान को कितना पालन करते हैं, कितना सुनते हैं संविधान? यह भी एक विचार करने की बात है। हम चाहे किसी भी गुरु को जानते हो, किसी भी गुरु के अनुयायी हो, हमें यह भी देखना होगा कि सभी गुरुओं की बातें एक ही है। तो क्यों गुरुओं के नाम पर बंटना, क्यों अलग अलग रहना, क्यों खुद को श्रेष्ठ और बाहर किसी और को छोटा या अलग बताना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुओं ने, हम अपने गुरुओं को सबको पढ़ेंगे, अपने गुरु तक ना रहें, हम पूरे महापुरुषों को, संतों को हम अगर पढ़ेंगे तो सबकी बात एक ही है। तो हम सब तो एक ही है। फिर वो सबने तो जुड़ने और इकट्ठा रहने का ही बात हमको सिखाए। तो हमें इस चीज को समझना है, जुड़ने के फायदे ही फायदे हैं और बिखरने का नुकसान ही नुकसान। तो हम फायदे में रहें, जुड़कर रहें। हमारा कार्य होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, पढ़ाएं लिखाएं, पाखंड मुक्त करें, नशा मुक्त करें। उनको जो समाज में छोट ऐसी कहीं पे दिखता है, होता है गांव में, उन सारी चीजों को ध्यान दें। बच्चों में तार्किक सोच लाना, ये सारी सारे हमारे बहुत जरूरी काम है जिसको हमें ध्यान देना है। भाईचारा, बंधुता, मानवता, इन सभी बातों की शिक्षा देना बच्चों के लिए हमको जरूरी है। आज के समय में कहीं कहीं पर कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि बच्चों को का सबसे अच्छा मित्र बन जाना है हमको। हमको उनके इस संकट काल के समय में बच्चों से ज्यादा उनके मन को जानना, ऐसी परवरिश करना कि हमें अपनी बात वह सहज रूप से बता पाए। वह अपने जीवन में शीलों का पालन तब करेगा जब हम करेंगे। तो ये कितना जरूरी है। हमें इन सारी चीजों को, जो बुराइयों को अपने घर में आने नहीं देना है। ये हमारे लिए तो है ही, हमारी पीढ़ियों के लिए इतना ही जरूरी है। तो बच्चा तब सिलवान बनेगा जब हम शीलों का पालन करेंगे। समाज तभी अच्छा बनेगा जब हमारा हमारा हमारे घर से ही समाज की शुरुआत होती है। तो हम अपने ही घर में शीलों का पालन करें और पूरे समाज में उसका असर होगा, दिखाई भी देगा। तो ये चीजें हैं। हम जो समण है हमेशा अच्छे मन वाला और सरल मेहनती होते हैं। सिर्फ
गलत संगत में पड़कर आज इकट्ठा रहना, साथ-साथ रहना भूल गए हैं। हम अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपना संघ को अब जान गए हैं, तो अब इकट्ठा होना हम शुरू कर दिए हैं और यही काम हम आगे करते जाएँगे। हमको लोगों को बताने जाना है, तो सिर्फ़ एक बात बता देना है कि आप समण हैं और जो समन पहचान को जान जाएगा, समन संस्कृति को जान जाएगा, तो वहाँ संघ की बात वो आसानी से समझेगा और संघ में आएगा क्योंकि संघ में सिर्फ़ फ़ायदा है, संघ में आने से फ़ायदा ही फ़ायदा है और बिखर के रहने से नुकसान ही नुकसान है, वह तो दिखाई भी दे रहा है। तो लोग आराम से इस बात को समझेंगे। समन संघ हमारा आज का नहीं है, यह प्राचीन संघ है, हज़ारों वर्षों का बना पूर्वजों का संघ है। हम बहनें समाज को जोड़ने में आज इतनी अहम भूमिका निभा रही हैं और आगे भी हम निभाएँगी। सबसे पहले जो पाखंड मुक्त हो करके जो समझ करके जो आता है, तार्किक बन जाता है, वह बहुत अच्छे से जल्दी से संघ में आता है। तो हमारे लिए एक देखा जाए तो हम सबसे पहले हम समाज में बहनों को ये बातों को हम बताएँगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पगला करके हमको भटका करके रखा है, तो तर्क कर देंगे, हम समझाएँगे, समझेंगे। आज हम देखते हैं कि माता सावित्री का जो जीवन है, उन्होंने हमारे लिए क्या योगदान दिए समाज के लिए, उनके योगदानों को हम और आप, हम सभी अपने समाज में, अभी वर्तमान में, अपनी सोसाइटी को देना है, जिन्होंने वो हमको दी थी। जैसे कि आज माता सावित्री एक थी, एक एक माता सावित्री थी और वह क्या-क्या उन्होंने नहीं किया। उनकी शुरुआत देखते हैं हम, पढ़ते हैं, सुनते हैं। वह गरीब बस्ती में जाती थी, महारों की, आदिवासियों की, मातंगों की, जो उस समय तथाकथित लोगों के हिसाब से पिछड़े थे। अ अलग से एक ऐसी परिस्थितियों में रह रहे थे, जिनको मदद की ज़रूरत थी। ऐसी जगहों पे माता सावित्री जाती थीं और उन परिवारों से मिलकर उनकी बच्चियों को स्कूल जाने की बात कहती थी। भी उनको यहाँ पर आसान नहीं था। यहाँ इतनी मुश्किलें थी कि उस समय वमड़ों ने ऐसी भ्रांतियाँ फैला दिए थे कि शूद्र पढ़ेगा तो नरक में जाएगा, उसके साथ ये हो जाएगा, उसके साथ वो हो जाएगा, अभिशापित हो जाएगा, उसको वो क्या बोलते हैं, आपातकालीन उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके घर में घटनाएँ घट जाएगी। नाना प्रकार का जो डर भ्रांतियाँ फैला दिया था, तो उस समय में माता-पिता उसको लेके चलते थे, कहते थे कि भाई कैसे हम हिम्मत करें अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए। फिर एक और काम आता था अड़चन कि अ, गरीब बेटियाँ किसी के घर मज़दूरी करने, खेती खेती में काम करने, अ किसी के घर में बर्तन माँजना और कैसे भी मतलब रोज़ी-रोटी चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए जो भी काम मिल जाता था उसको करती थी। पूरा परिवार काम करता था, बच्चियाँ भी इससे बचती नहीं थी। तो माता-पिता कहते थे कि भाई आज मेरी बेटी को 2-4 पैसे मिलता है काम करके तो उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? कैसे हम अपने पेट पे लात मारेंगे? तो माता सावित्री कहती थी कि आज आपकी बेटी ₹1 ₹2 कमा रही है और कल को पढ़ लिख जाएगी तो वह टीचर बन जाएगी, वह बड़ा काम करेगी, डॉक्टर बन जाएगी, ऐसा-ऐसा होता है। आपकी भी बेटी बन सकती है ये सब चीज़ें, समझो। ऐसे करके जब वो समझाती थी तो समझते थे लोग, उनके साथ जुड़ते जाते थे। लेकिन इतने में भी माता सावित्री का काम आसान नहीं होता था। उनको तो और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। आगे जहाँ वो निकलती थी बच्चियों को लेके तो रास्ते का तो हमने सुना ही है, गोबर से, कीचड़ से विपरीत विचारधारा के लोग उनको मारते थे, डराते थे, धमकाते थे। माता सावित्री अ, 2 साड़ी लेकर चल एक साड़ी पहनी रहती थी, तो एक साड़ी और रखी जाती थी, ताकि गोबर कीचड़ उनको लग जाता था, तो वो कपड़े बदल करके बच्चियों को पढ़ाती थी। तो ये मुश्किल दिनों में वो इतना कुछ की और आज देखिए एक माता सावित्री आज कितनी सावित्री खड़ा कर दी समाज में। ये विचार करने का विषय है। देखिए, हमें उन्होंने पढ़ना-लिखना सिखाई, पढ़ने-लिखने का अधिकार दिलाई और आज हम पढ़ लिख करके हम भी पढ़ा-लिखा रहे हैं। तो एक माता सावित्री
इसको इसी को देखो, पुनर्जन्म की जो बात आती है ना, मैं तो कहूँ पुनर्जन्म क्या है? पुनर्जन्म किसका होता है? मनुष्य क्या होता है क्या पुनर्जन्म? नहीं, मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है, विचारों का पुनर्जन्म होता है। एक पाठ में मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, रक्त बीज, एक एक शब्द होता है रक्त बीज। तो हम ही तो महापुरुषों, संतों, गुरुओं के रक्त बीज हैं। हम ही तो उनकी, हमें हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? क्या है ऊर्जा का स्रोत हमारा? महापुरुषों का संघर्ष ही है। हमको कैसी परिस्थितियों से निकाल करके आज हमारे लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं दिए हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक नहीं, अब बहुत, ना जाने कितनी असंख्य सावित्री, रामाई समाज में है। हम ही हैं, हम बनना चाहेंगे क्या? और हमें बनना पड़ेगा, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो हमारे रास्ते पे भी बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, और आगे आएंगी। तो हमें तय करना है कि क्या हम सावित्री बनेगी, रमाई बनेगी। मुझे किसी के माध्यम से समर का लिंक मिला और मैं जुड़ी। थोड़ा सा एकाएक समझ में नहीं आया था मुझे बातें। मैं पहले पहले हमारे यहाँ सर, सब सर हमारे यहाँ गुरुचरण सर पहले जुड़े, तो मैं उनकी बातों को सुनती थी। फिर बोले कि अपने मोबाइल पे भी लिंक ले लो, और मुझे भी लिंक मिला, मुझे भी कहा आप सुनो। तो मैं सुनती रहती थी। और थोड़ा शुरू शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था। उसके बाद मुझे नहीं लगा, अरे ये तो सही में सही बात है। हम संघ को जानेंगे, और संघ में लोगों को, संघ की बात को बता करके संघ में लोगों को लाएंगे, तो ये जितनी परेशानियां आज समाज में देखने को मिल रहा है, जो कठिनाइयां हमें झेलनी पड़ रही है, वो उसे हम यही बचेंगे। फिर मैंने किताबों में, समर ग्रंथ में मैंने पढ़ा, पोर्टल पर हमारे वक्ताओं का वक्तव्य को में मैंने सुना, संगठन की बात। और एकदम जाके एकदम फिट मैच बैठा, एकदम बराबर बैठा कि संगठन में क्या क्या होता है। और लोग बहुत लड़ाई लड़ते हैं समाज के लिए। संगठन जाता है, आंदोलन करता है, ज्ञापन देता है, और उसके बाद रिजल्ट कुछ नहीं आता, बात वही खत्म। और कोई भी यातनाएं, कोई भी हमारे अधिकार जो चले जा रहे हैं, वो तो जाते जा रहे हैं, वो तो ठीक होता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ समझी। मैं खुद संगठनों में जाती थी, मैं खुद संगठनों में मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया। तो मैं इसका फर्क देखी, संघ और संगठन का। तो मुझे जाके कहीं लगा कि भाई संघ ही हमें बचा पाएगा। तो संघ का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से क्लियर हो गया। जिन्होंने मुझे लिंक दिया उनका भी मैं सुनती थी, मैं और लोगों का वक्तव्य सुनती थी। फिर एक समय ऐसा आया कि मैं कोई ट्रेंड नहीं थी, कुछ ट्रेनिंग नहीं दिया गया था मुझे, और एकाएक मुझे एंकरिंग मिल गया। तो मैं उस दिन चुप रही 2 मिनट तक। मैं पोर्टल खोल दी, रोज खोलती थी, उससे पहले भी खोलती थी, सुनती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया एकाएक मेरे लिए कि मुझे एंकरिंग मिल गया, और मैं पोर्टल खोल करके बैठी। पर मैं क्या बोलूं, आगे क्या करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे मेरी एक बहन जी कहती हैं कि बहन जी आप लोग चुप कैसे हैं, कुछ बोलिए, शुरू कीजिए। तो मैंने वहां बोलना शुरू की। और उस दिन चाहे मैं जितनी भी बिगाड़ी हूँ, चाहे मैंने जैसा भी किया हो, उस दिन से मुझे ये चीज लगा कि यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखना है। और मैं और ज्यादा ध्यान से सुनती गई, और सुनते सुनते संघ की एक एक बातों से मैं सहमत होती गई। हर एक बात से मैं सहमत होती गई। और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मुझे संघ में रहना है, संघ की बात को समाज को बताना है, संघ को मजबूत करना है, संघ को बड़ा करना है। लोगों को जोड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, इसका मैं समाज में जाके, फील्ड में, जैसे हम पोर्टल पर तो जुड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने एक निर्णय लिया कि मैं दिन के सप्ताह के जो छुट्टी का दिन होता है, उसमें का कुछ घंटा अपनी जरूरी चीजों के लिए लगाकर बाकी का समय मैं समाज के लिए दूंगी। ऐसा करके हम गाड़ी उठाते थे और निकल जाते थे। निकल भी जाते हैं, ऐसा करते थे नहीं, हम करते हैं और लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर वही बात आ रही है कि लोग जो पहले से लिख के रखे हैं उसको मिटाना पड़ेगा। और मिटाएंगे कौन? कौन और मिटाएगा? हम ही को बताना है। सबसे पहले हम उन्हीं को संग में आने की बात करेंगे, जो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि वह समर्थ हो,
कहीं पर भी इस तरह से हम बोलना शुरू नहीं कर देंगे, नहीं तो बात बिगड़ भी सकती है। हमें समझ की पहचान खुद करना है, हमको जानना है कि यह समझ है कि नहीं। उसके बाद उसकी सामने वाले की साइकोलॉजी भी हमको समझना है कि वो हमें किस तरह से सुनेगा, कितना वो सुन रहा है। वहाँ पर हमको मतलब एक तरह से विचलित नहीं होना है, हार नहीं मानना है। और बार-बार, बार-बार, बार-बार हमें भी हम भी आसानी से मैं खुद के लिए कह रही हूँ, मैं इतनी आसानी से समझ नहीं गई थी संघ को, इतनी आसानी से जुड़ नहीं गई थी। लेकिन मैं समझी फिर और जुड़ी और आज मुझे संघ ठीक लगता है और मैं जोड़ने की बात भी समाज में जाकर के करती हूँ। तो हमें यही करना है। आज हमारा समाज अपनी असली पहचान को भूल गया है, भटक गया है कुछ लोगों के वजह से, तो उसको हमको ठीक करना है और हमसे जितना बन पड़ता है हम करते हैं और आगे करेंगे, बल्कि और कोशिश करके करेंगे और कोशिश करके करेंगे और समाज में लोगों को बताएंगे कि आप समर्थ हैं, हम समर्थ हैं, मैं समर्थ हूँ, आप भी समर्थ हैं। और आपका प्राचीन संघ हुआ करता था, हम संघ में रहते थे, तो यह संघ अब फिर हमको पुकार रहा है। आज हमारी जरूरत है संघ में आने की। इस बात को लेकर हम जाएंगे और हम यह भी बताएं कि हम अलग अलग गुरुओं के नाम पर जो बट करके एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना, एक दूसरे में अलगाववाद की विचार रखना, इस चीज को हमको बहुत जल्दी छोड़ना होगा। नहीं तो आज के परिदृश्य में देखने को मिल रहा है कि समाज में हमारे जो निहित अधिकार था संवैधानिक, वो कितना कुछ घटते जा रहा है, जोर शोर से लगे हुए हैं बात में हमारी और मैं हूँ। बस मैं अपने समय भी बहुत हो चुका है सर। और बस मैं इतना ही कहूंगी कि संघ में आना, लोगों को संघ में लाना, संघ की बात बताना, संघ को मजबूत करना हमारे लिए जरूरी है, वह जरूरत है हमारी। हम अपने लिए काम करते हैं, किसी के लिए नहीं करते, इस बात को भी समझना है। इसमें हमारा ही अपना ही फायदा है। हम किसी के लिए यहाँ पर समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, हम अपने ही भविष्य, अपने आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए हमको अपने अपने हिस्से का काम करना ही होगा। तभी हम बचेंगे। जिद कर लें जुड़ने की, और जिद है जुड़ने की, संघ में आए, संघ को बड़ा करें, संघ को मजबूत करें। मेरी बातों में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, संघ की बात करने में कोई मैंने गलती कर दी हो, तो संघ से मैं क्षमा चाहती हूँ। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संघ नमामि, संघ को नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघ नमामि।